अगर मैं आपसे पूछूं कि एसवीओ क्या है तो आपका जवाब सिंपली क्या आएगा कि सर एसवीओ का मतलब क्या होता है कि एस का मतलब होता है सब्जेक्ट, ठीक है, बी का मतलब होता है वर्ब और ओ का मतलब होता है ऑब्जेक्ट। चलिए मैं कहूंगा आपकी बात बिल्कुल सही है कि एसवीओ का पूरा नाम अगर देखा जाए तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होता है। बट मैं आपको ये कहूंगा कि अगर आपको सचमुच में अगर पता होता ना कि एसवीओ क्या होता है तो आपको इंग्लिश आती होती, आपको ये वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एसवीओ का फुल कॉन्सेप्ट क्या होता है और कैसे एसवीओ का इस्तेमाल करके आप अंग्रेजी बोल सकते हैं। क्योंकि मैं आपको इतना तो जोर दावे के साथ मैं बता देना चाहता हूं कि कोई भी ऐसा सेंटेंस नहीं होता है इंग्लिश की दुनिया में जो बिना एसवीओ के कंप्लीट हो जाए। यानी कि अगर आप चाहते हैं कि कोई भी एक ऐसा सेंटेंस बना ले इंग्लिश में जहां पे एसवीओ ना हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता है। यानी कि आपको कोई भी सेंटेंस बनाना है तो आपको पता होना चाहिए कि एसवीओ का फुल कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग शुरू करते हैं कि एसवीओ का फुल कॉन्सेप्ट क्या होता है। चलिए क्योंकि आप सभी लोगों को भी पता है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ठीक है, लेकिन इसके बाद भी क्या होता है इसको समझने की जरूरत है। तो हम क्या बोलेंगे कि ठीक है, सबसे पहले अगर हम एसवीओ को थोड़ा सा डीप में जाके पढ़ने की कोशिश करेंगे, उसको क्या करेंगे थोड़ा सा उसको अलग अलग टुकड़ों में बांटेंगे। तो हम बोलेंगे कि ठीक है सर, एस से होता है सब्जेक्ट, इससे क्या होता है सब्जेक्ट, प्लस हमने बोला कि वी से होता है वर्ब और प्लस फिर हमने बोला सर ओ से होता है ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहां तक हमको बात समझ में आएगी। अब हम कि नहीं सर हम यहां तक रुकेंगे नहीं, हम क्या करेंगे, हम इसे थोड़ा सा और आगे जाएंगे और इसको और डीप में समझेंगे। तो फिर हम यहाँ पे दूसरा नंबर पे एक स्ट्रक्चर और लिखेंगे। हम बोलेंगे कि एस से क्या होगा, एस से होगा सब्जेक्ट, प्लस हमने यहाँ पे बोला कि अब हम लोग क्या करेंगे वर्ब को दो टुकड़ों में बांट देंगे। पहला जो टुकड़ा हमारा यहाँ पे होगा एचबी का होगा, एचबी का मतलब हो गया हेल्पिंग वर्ब, एच से हो गया हेल्प, हेल्पिंग, और वी से हो गया वर्ब, ठीक है। और फिर हम यहाँ पे एक बार और लिखेंगे और हम यहाँ पे बोले कि एक भाग हो गया एचबी का और एक भाग हो गया एमबी का, यानी कि वर्ब को आपने दो भागों में बांट दिया, एक एचबी में और एक एमबी में। तो अब यहाँ पे क्या हो गया सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, प्लस यहाँ पे अब हम बोलेंगे ऑब्जेक्ट। क्या बोलेंगे? ऑब्जेक्ट। हम बोलेंगे नहीं सर हम इतना पे भी नहीं रुकेंगे, अभी हमने सिर्फ एक स्टेप को और आगे बढ़ाया, अभी हम इसको थोड़ा सा और आगे लेके चलेंगे और डीप में समझेंगे। तो फिर हम यहाँ पे तीसरे नंबर पे एक और स्ट्रक्चर लिखेंगे, बोलेंगे कि सबसे पहले आता है क्या सब्जेक्ट, प्लस यहाँ पे हम बोलेंगे ये हो गया एचबी, ये आपका हो गया एमबी, और प्लस अब हमने यहाँ पे फिर से ऑब्जेक्ट के जगह पे ऑब्जेक्ट लिखा और फिर से प्लस का साइन दिया। और अब यहाँ पे हमने बोला कि ठीक है, अब यहाँ पे एक नया वर्ड हमने जोड़ दिया कॉम्प्लीमेंट का। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारा एक नया वर्ड आ गया सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट। हम यहाँ पे भी नहीं रुकेंगे, हम इसके एक स्टेप और आगे जाके देखते हैं कि अभी और क्या होने वाला है। फिर से हमने यहाँ पे बोला कि 4 नंबर पे क्या आएगा, सब्जेक्ट आ गया, प्लस यहाँ पे एचबी आ गया और एमबी आ गया, और प्लस यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट है तो हमने ऑब्जेक्ट लिख दिया, और प्लस यहाँ पे आपका क्या है कॉम्प्लीमेंट, तो हम यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट लिख देते हैं। ठीक है, और अब यहाँ पे फिर से हमने प्लस का साइन दिया और हमने यहाँ पे आप बोला कि ठीक है एक और वर्ड यहाँ पे आ जाएगा क्या, अदर वर्ड का। ठीक है, हम यहाँ पे भी नहीं रुकेंगे, अभी हमने क्या बोला सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, अदर वर्ड। अभी हम इसको और थोड़ा सा आगे लेके जाएंगे, तो हम यहाँ पे बोलेंगे 5 नंबर पे कि सबसे पहले क्या आएगा सब्जेक्ट प्लस एचबी, एमबी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, और प्लस यहाँ पे अब आ जाएगा आपका अदर वर्ड। ठीक है, और प्लस यहाँ पे हम टाइम दो बोलेंगे, प्लस के बाद क्या आ जाएगा यहाँ पे लास्ट में टाइम। ठीक है, अब हम आपको ये समझाना चाहते हैं कि देखिए हमने एसवीओ को सिर्फ क्या बोला था कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, लेकिन नहीं, हमने जब एसवीओ के कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा डीप में जाके जब समझा तो हमको समझ में आया कि सब्जेक्ट वर्ब यानी कि वर्ब जब दो भागों में बढ़ते हैं तो किसी भी सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, इंग्लिश का सेंटेंस जो होता है, उसके बाद उसमें हेल्पिंग वर्ब आता है, फिर मेन वर्ब आता है और उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। हो सकता है कि इसके थोड़ा सा हम और डीप में जाके पढ़ेंगे तो हमको समझ में आएगा कि सेंटेंस की शुरुआत सब्जेक्ट से होती है, फिर उसमें एक हेल्पिंग वर्ब आता है, मेन वर्ब आता है, या तो ऑब्जेक्ट या तो कॉम्प्लीमेंट में से कोई एक आता है। ठीक है, ये भी बात हमको आ गई, यहाँ तक हमको ऑब्जेक्ट समझ में आता है, और फिर हम जब दूसरे बार में तीसरे नंबर पे गए तो हमको समझ में आया कि ऑब्जेक्ट के जगह पे कॉम्प्लीमेंट भी आ जाता है। ठीक है, दोनों में से कोई एक आता है। फिर हम इसको एक स्टेप और आगे बढ़ के चले तो हमने देखा कि सबसे पहले सब्जेक्ट की शुरुआत होगी, फिर उसमें हेल्पिंग वर्ब आएगा, मेन वर्ब आएगा,
ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट में से कोई एक आएगा। हो सकता है कि ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट ना हो तो उसमें कोई अदर वर्ड आ जाएगा। ठीक है, बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, एडजेक्टिव होता है, एडवर्ब होता है, बहुत सारी चीज होते हैं। ठीक है, ये सब चीज होता है। उसके बाद आपने यहाँ पे बोला कि ठीक है हम इसको एक स्टेप और आगे लेके चलते हैं। तो हमने देखा कि सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगा, मेन वर्ब आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, कॉम्प्लीमेंट आएगा और अदर वर्ड के बाद लास्ट में क्या आता है, टाइम आता है। तो मैं आपको ये चीज इसलिए आपको बता रहा हूँ कि कोई भी जो सेंटेंस बनाते हैं ना, तो सेंटेंस को बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, एक ढांचा चाहिए, एक स्ट्रक्चर चाहिए कि भाई इसके बाद ये आएगा। जैसे आपने यहाँ पे बोला ना कि हम लोग जैसे वर्ड को पढ़ते हैं, तो हमने यहाँ पे बोला GOOD गुड। तो गुड क्या है, एक वर्ड है। तो गुड एक वर्ड है, तो यहाँ पे आपको पता ये चला कि गुड सिर्फ एक वर्ड नहीं है। तो गुड को, वर्ड को समझने के लिए, गुड को, वर्ड का मतलब क्या होता है, हम बोलते हैं कि अ ग्रुप ऑफ लेटर इज कॉल्ड वर्ड, नहीं कि शब्दों का समूह एक वर्ड नहीं होता है, ये पूरी बात नहीं है। हम यहाँ पे बोलेंगे कि अ अरेंज ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक अ कंप्लीट सेंस, ठीक है, इज कॉल्ड वर्ड। हमने यहाँ पे बोला कि अरेंज ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक अ कंप्लीट सेंस, यानी कि एक जो शब्दों का समूह है सबसे पहले अरेंज होना चाहिए, फिर वहां से एक आपको पूरा अर्थ आना चाहिए, तो जाके हम उसको क्या बोलेंगे, वर्ड बोलेंगे। तो ये देखिए सबसे पहले अरेंज है, क्यों, क्योंकि जी के बाद डबल ओ है और उसके बाद डी है, तो ये अरेंज है। लेकिन इसी वर्ड को हम क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे, बोलेंगे डबल ओ जी डी। तो ये भी तो एक वर्ड है क्योंकि ये अक्षरों का समूह है, लेकिन ये अरेंज नहीं है, ये एक आपको अर्थ नहीं दे रहा है, इसीलिए ये वर्ड नहीं है। तो वर्ड का मतलब क्या हुआ कि वो अरेंज होना चाहिए, एक कंप्लीट सेंस देता हो, तो जाके हम उसको वर्ड कहते हैं। ठीक उसी प्रकार से कोई भी जब हम सेंटेंस बनाते हैं ना, तो उस सेंटेंस को बनाने के लिए सबसे पहले आपको अरेंज करना पड़ता है। अरेंज करने के बाद ही वो क्या है कि आपको एक कंप्लीट सेंस देता है, उसके बाद आप बोल सकते हैं कि ये एक सेंटेंस है। क्या ऐसा सेंटेंस कोई होगा जो आपको सही से अरेंज ना हो? तो जब वो अरेंज ही नहीं होगा तो क्या वो सेंटेंस दे पाएगा? तो जवाब आएगा नहीं। तो इसका मतलब क्या है कि जब भी हम कोई सेंटेंस लिखते हैं तो वो एक स्ट्रक्चर बेस्ड सेंटेंस होता है। दुनिया में कोई ऐसा सेंटेंस नहीं है जो स्ट्रक्चर पे बेस ना हो। तो स्ट्रक्चर पे बेस होने के लिए सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि स्ट्रक्चर क्या होता है, स्ट्रक्चर की जो बनावट होती है वो क्या, यानी कि स्ट्रक्चर को हम अरेंज कैसे करते हैं। ये चीज आपको इस व्यू के इस कॉन्सेप्ट से मिला कि सेंटेंस की शुरुआत सब्जेक्ट होती है, और उसके बाद आपको ये भी चीज समझना है कि जैसे हमने वर्ब को दो भागों में बांटा ना, तो वर्ब को जब हमने दो भागों में बांटा तो हमको ये देखना है कि वर्ब दो भाग में होते हैं, एक हेल्पिंग वर्ब, एक मेन वर्ब। तो अब यहाँ पे कंडीशन क्या आ जाएगा, आपका सवाल ये होना चाहिए था अब कि सर ठीक है, अब हमको ये बताइए कि हमको ये तो समझ में आ गया कि किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट आता है, हेल्पिंग वर्ब आता है, फिर मेन वर्ब आता है, यानी कि सीरियल वाइज आ जाएगा, जो जैसे लिखा हुआ है ना कि अगर सेंटेंस अगर आप लिखेंगे तो सबसे पहले सेंटेंस में कौन आएगा, सब्जेक्ट आएगा। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे दो भाई है, एक HB है और एक MB है, यानी कि एक हेल्पिंग वर्ब एक मेन वर्ब है। तो सवाल ये आएगा कि सर अगर किसी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों आ जाए तो हम क्या करेंगे। तो सिंपल से कुछ नहीं करना है कि पहले अगर हेल्पिंग वर्ब लिखा हुआ है तो पहले हेल्पिंग वर्ब ही आएगा और उसके बाद मेन वर्ब आएगा। क्यों, क्योंकि पहले हेल्पिंग वर्ब है फिर मेन वर्ब है। फिर से आपका एक और सवाल आना चाहिए कि सर हो सकता है किसी सेंटेंस में अगर दोनों नहीं आए तो दोनों नहीं आएगा तो जो दोनों में से कोई एक होगा, या HB होगा या MB होगा, तो जो होगा उसको लिख देंगे। ठीक है, ये सिंपल सी बात हमको समझ में आ गई। और हो सकता है कि किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होगा तो कॉम्प्लीमेंट नहीं होगा, हो सकता है किसी सेंटेंस में कॉम्प्लीमेंट हो तो ऑब्जेक्ट नहीं होगा, और हो सकता है दोनों में कोई नहीं हो तो उसमें कोई अदर वर्ड आ जाएगा, और हो सकता है कि किसी में टाइम हो किसी में ना हो। लेकिन अगर टाइम आता है तो वो सेंटेंस के लास्ट में ही जाता है। ये हमारा आपको समझाने का एक, हम आपको इसलिए ये बता रहे हैं कि अगर किसी हिंदी के सेंटेंस यानी कि इंग्लिश का सेंटेंस में कहीं पे भी टाइम आएगा ना, तो वो सेंटेंस के लास्ट में ही जाएगा, शुरू में या बीच में नहीं लिखाएगा, वो लास्ट में। यानी कि ये आपको बताया जा रहा है कि किसको कहाँ पे स्थान, किसकी पोजीशन, यानी कि सब्जेक्ट का पोजीशन कहाँ पे रहता है, शुरुआत में। सब्जेक्ट के बाद किसकी पोजीशन है, हेल्पिंग वर्ब की, उसके बाद किसकी पोजीशन है, मेन वर्ब की, उसके बाद ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट का पोजीशन आता है, या उसमें अदर वर्ड का पोजीशन आता है, और लास्ट में जो है टाइम का पोजीशन आता है। ये हमने समझ लिया किसका, सेंटेंस के स्ट्रक्चर को और उसके अरेंजमेंट को समझा। ठीक है, तब जाके हम अरेंजमेंट को समझे तो हमको समझ में आएगा यहाँ से ये जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर है ये आपको कंप्लीट सेंस दे सकता है। ठीक है, सबसे पहले हमको ये बात समझ में आ गई। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे एक और नया काम करेंगे कि ठीक है हमको ये चीज तो समझ में आ गया, अब हम वन बाय वन करके थोड़ा सा इसको डीप में समझेंगे कि सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है। वर्ब में भी दो भाग है, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट है, कॉम्प्लीमेंट है, अदर वर्ड है, टाइम है। इन सबको समझना पड़ेगा। जब तक आप इन सब चीजों को बेसिक को नहीं समझेंगे, यही तो आपका बेस है, और यही बेस को हम लोग नहीं समझते। हम लोग सीधा जो है सीधा पढ़ते हैं क्या, यूज ऑफ इज, एम, आर, वॉज वर्ब पढ़ लेते हैं, हैज हैड पढ़ लेते हैं, डू डज इज पढ़ लेते हैं, कैन कुड पढ़ लेते हैं। हमको लगता है कि हमको अंग्रेजी आ जाएगी। भैया मेरे ऐसे नहीं होता है, आपको हर एक बात को थोड़ा सा बारीकी से समझना पड़ेगा,
तो जाके आपको बात समझ में आ गई। तो अब हमने यहाँ पे क्या बोला कि ठीक है ये सब्जेक्ट है, क्या है, सबसे पहले क्या था, सब्जेक्ट। तो अब हमको यहाँ पे देखना है कि ठीक है सब्जेक्ट है, तो अब हम कैसे जानेंगे कि भाई सब्जेक्ट कैसे पहचान सकते हैं। तो हम यहाँ पे सिंपली बोलेंगे कि सब्जेक्ट जो है, यहाँ पे हम इसको दो भागों में सबसे पहले ये समझेंगे कि सब्जेक्ट होता क्या है। तो आप सभी को, हम लोग को सबको शुरू से क्या पढ़ाया जाता था कि सब्जेक्ट, काम करने वाले को क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, अच्छी बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि ठीक है सब्जेक्ट को सबसे पहले समझने से पहले हम इस वर्ड को समझेंगे। हम बोलेंगे कि यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ड लिखा हुआ है, तो सब्जेक्ट वर्ड दो चीजों से मिलकर बना है, एक है यहाँ पे सब और दूसरा क्या है, जेक्ट। ठीक है, पहला क्या है सब और दूसरा क्या है, जेक्ट। तो हमने यहाँ पे बोला कि ये सब क्या है और ये जेक्ट क्या है, दो चीजों से मिलकर बना है सब्जेक्ट। तो सब का मतलब क्या होता है, समबडी। सब का मतलब क्या होता है, समबडी। समबडी, ये ओ है, समबडी। और जेक्ट जो है वो एक लैटिन वर्ड है और इसका मतलब क्या होता है, डूअर। ठीक है, इसका मतलब होता है डूअर। तो समबडी का मतलब होता है कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो क्या होता है, काम करने वाला होता है। तो काम करने वाला कोई ऐसा व्यक्ति, जैसे कोई भी व्यक्ति होगा जो काम करने वाला होगा, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम सब्जेक्ट कहेंगे। और सब्जेक्ट दो चीजों से मिलकर बनता है, एक सब और जेक्ट से। सब का मतलब समबडी होता है, जेक्ट का मतलब डूअर होता है। तो करने वाले व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट बोलते हैं। ये हमको सिर्फ वर्ड से ही समझ में आ गया, बट यहाँ पे कहानी खत्म नहीं होती है। हम यहाँ पे एक लाइन लिख सकते हैं, हम बोल सकते हैं कि सब्जेक्ट इज अ डूअर वर्ड। सब्जेक्ट एक डूअर वर्ड होता है, यानी कि काम करने वाले शब्द को हम सब्जेक्ट कहते हैं। काम करने वाले सब्जेक्ट को हम क्या, वर्ड को हम क्या, यानी कि काम करने वाले को हम क्या बोलते हैं, काम करने वाले वर्ड को हम सब्जेक्ट कहते हैं। यानी कि काम करने वाला जो होता है वो सब्जेक्ट होता है। ठीक है, यहां तक उनको बात समझ में आ गई। लेकिन अभी यहाँ पे बात खत्म नहीं हुई है, अभी यहाँ से बात शुरू हुई है। अब हम इसको थोड़ा सा और डीप में समझेंगे तो हमको और बारीकी समझ में आएगा। ये तो एक किताबी भाषा मोटा मोटी जो हम सभी लोग जानते हैं वो है, लेकिन इस वीडियो में आपको क्या नया मिलेगा उसको समझने की कोशिश करते हैं। जो एक डीप की नॉलेज थी उसको समझते हैं। ठीक है, यहाँ तक हमको बात समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सब्जेक्ट को थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करेंगे। ठीक है, डाइवर्सिफाई करने के लिए हमको क्या करना है, यहाँ पे देखिए हमने फिर से बोला, ठीक है, हमने यहाँ पे लिखा क्या, सब्जेक्ट। ठीक है, अब हम बोलेंगे कि ठीक है सब्जेक्ट को हम क्या करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट को हम यहाँ पे दो भागों में बांट देंगे। ठीक है, सब्जेक्ट को हम क्या करेंगे, यहाँ पे दो भागों में बांटेंगे। और हमने बोला कि ठीक है सब्जेक्ट का पहला भाग जो होगा वो होगा लिविंग। ठीक है, और सब्जेक्ट का जो दूसरा भाग होगा वो होगा नॉन लिविंग। ठीक है, अब हमने यहाँ पे बोला कि जो आपका लिविंग का भाग होगा वही आपका डूअर का भाग होगा। क्या होगा, वही आपका डूअर होगा। ठीक है, जो आपका लिविंग होगा वो डूअर होगा और जो आपका नॉन लिविंग होगा वो आपका नॉन डूअर होगा। ठीक है, ये भी बात हमको समझ में आ गई। लेकिन मैं आपको एक चीज और बता देना चाहता हूँ आपकी जानकारी के लिए। जैसे हमने वहां पे बोला था कि सब्जेक्ट एक डूअर वर्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने बोला डू, तो डू का मीन्स क्या होता है, डू मीन्स होता है करना। और करना क्या है, ये एक वर्ब है, सभी को पता है। तो आपने इसमें ई आर को लगा दिया तो ये क्या बन गया, डूअर, यानी कि करने वाला बन गया। तो इसी तरीके से हम वर्ड बनाना भी सीखते हैं। जैसे आपने यहाँ पे बोला बी यू वाई, तो बाई का मतलब क्या होता है, खरीदना। लेकिन इसी बाई में आपने ई आर लगा दिया तो ये हो गया बायर, मतलब खरीदने वाला। ठीक है, आपने यहाँ पे बोला एस ई एल, सेल। ठीक है, अब यहाँ पे आपने ई आर लगा दिया तो ये क्या हो गया, सेलर, यानी कि बेचने वाला। आपने यहाँ पे बोला PURCHASE, अब यहाँ पे देखिए एस ई ऑलरेडी लगा है, आपने आर लगा दिया तो ये हो गया परचेज से परचेजर। तो परचेज का मतलब होता है खरीदना और परचेजर मतलब होता है खरीदने वाला। ठीक है, अब आपने यहाँ पे बोला एक और चीज देखिए, आपने बोला यहाँ पे TEACH, टीच। टीच का मतलब होता है पढ़ाना और आपने इसमें ER को जोड़ दिया तो ये क्या हो गया, टीचर, यानी कि पढ़ाने वाला। तो इसी तरीके से हम वर्ड बनाते हैं। किसी भी, अगर आप वर्ब में, किसी भी वर्ब में या किसी वर्ड में आप क्या करते हैं, ER को जोड़ते हैं या OR को जोड़ते हैं तो वो वर्ड क्या होता है, काम करने वाला बन जाता है। काम से क्या बन जाता है, काम करने वाला बनता है। तो ये भी मैंने आपकी जानकारी के लिए बता दिया कि ये डूअर वर्ड बना कैसे। तो डूअर वर्ड ही नहीं बनता, बहुत सारे वर्ड जो है वो काम करने वाले बनाए जाते हैं। कैसे बनाए जाते हैं, तो उस वर्ड के लास्ट में आपको सिंपली ER या OR लगा देना होता है। तो ये अब आप पूछेंगे कि सर ये ER या OR कहाँ पे लगता है, तो उसके लिए कोई शॉर्टकट नहीं है। जब जैसे आपने बोला एजुकेट, क्या बोला, एजुकेट, यहाँ पे हम लिखते हैं एजुकेट, एजुकेट लिखा। तो अब हमको इसको क्या बनाना है, एजुकेटर बनाना है। तो हम यहाँ पे ई को हटा के OR लगा देंगे, ये क्या हो गया, एजुकेटर। ठीक है, शिक्षा, शिक्षा से हमने क्या किया,
एजुकेट मतलब शिक्षित होता है, तो हमने यहाँ पे एजुकेट शिक्षित करने वाला हो गया, ठीक है। तो ये चीज हमको समझना है कि कहाँ पे ईया लगता है कहाँ पे, वो तो थोड़ा पढ़ने से नॉलेज हो जाता है, ठीक है। अब इसके लिए ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, हमने आपको ये सिखा दिया कि कैसे हम किसी भी काम वाले का वर्ड को हम एक काम करने वाला बना देते हैं, ठीक है, यानी कि उसको हम एक सब्जेक्ट का रूप दे देते हैं। ये सब क्या है, सब्जेक्ट ना हो गया, काम करने वाला बन गया। एक था खरीदना, आप बना दिया आपने खरीदने वाला। एक था बेचना, आपने बना दिया बेचने वाला, ठीक है। अब हमको यहाँ पे समझना है कि हमने यहाँ पे बोला सब्जेक्ट, तो सबसे पहले बात ये समझिए कि हमने ये तो देख लिया कि काम करने वाले को सब्जेक्ट कहते हैं। अब हमने यहाँ पे देखा कि ठीक है, सिर्फ काम करने वाले को सब्जेक्ट नहीं कहते हैं, ऐसे भी बहुत सारे वर्ड है जिसको हम सब्जेक्ट कह सकते हैं। तो यहाँ पे सिंपली समझिए, इसको समझने के लिए हमको क्या करना पड़ा कि हमको सब्जेक्ट को दो भागों में बांटना पड़ा। और हमने पहले बोला कि एक भाग हमारा सब्जेक्ट का जो होगा वो लिविंग का होगा, और दूसरा जो भाग होगा वो नॉन लिविंग का होगा। जो लिविंग होता है वही डूअर होता है, और जो नॉन लिविंग होता है वो नॉन डूअर होता है। इतना बात हमको समझ में आ गया। अब आपका सवाल ये आएगा कि सर ये लिविंग नॉन डूअर क्या, लिविंग और डूअर क्या होता है, और नॉन लिविंग और नॉन डूअर क्या होता है, थोड़ा इसको डीप में अच्छे से समझाइए। चलिए इसको भी समझने की कोशिश करते हैं। तो हमने बोला कि लिविंग का मतलब क्या होता है, तो जो व्यक्ति जीवित होता है, जो जानवर जीवित होता है, जिसकी भी सांसें चलती है, इस पृथ्वी के ऊपर जितने भी जीव जंतु है, इंसान है, अगर उन लोगों का सांस चलता है ना तो वो लिविंग हो गए। और जिनका सांस चलता है वो काम करता है, तो काम करने वाले को डूअर बोलते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब हमको ये समझ में आ गया, लिविंग का मतलब जीवित हो गया, और जीवित जो होता है वो काम करता है, तो काम करने वाले को डूअर कहते हैं। और अब यहाँ पे हमको समझ में आया कि एक सब्जेक्ट जो होता है वो लिविंग होता है, यानी कि काम करने वाला सब्जेक्ट जो होता है वो जीवित होता है, तो जीवित व्यक्ति को क्या बोलेंगे, लिविंग, और जो लिविंग होता है वही डूअर होता है। तो एक भाग हो गया आपका जीवित का, और दूसरा हमने यहाँ पे देखा नॉन लिविंग। तो नॉन लिविंग का मतलब क्या हुआ कि जिसकी सांसें नहीं चलती है, जो निर्जीव चीज होते हैं, ठीक है, निर्जीव, उनको क्या बोलते हैं, नॉन डूअर। नॉन डूअर और नॉन लिविंग, ठीक है, क्योंकि जो नॉन लिविंग होगा वही तो नॉन डूअर होगा। जो जिसके अंदर में जान नहीं है, क्या वो खुद काम कर सकता है, तो जवाब आएगा नहीं। तो जो नॉन लिविंग है वही नॉन डूअर होगा। इतना बात हमको समझ में आ गया कि अब हमको यहाँ पे दो बात समझ में आ गई कि एक जो होता है सब्जेक्ट वो लिविंग सब्जेक्ट होता है, और एक जो सब्जेक्ट होता है वो नॉन लिविंग होता है। यानी कि जीवित जो होता है, काम करने वाले को भी सब्जेक्ट बोलते हैं, और जो काम नहीं करता है उसे भी सब्जेक्ट बोलते हैं। जैसे आपने ये व्हाइट बोर्ड देखा, तो ये व्हाइट बोर्ड क्या है, यानी कि लिविंग है या नॉन लिविंग है। तो सिंपल सी बात है कि ये जो व्हाइट बोर्ड है ये एक नॉन लिविंग है। तो हमको इसका मतलब ये समझ में आ गया कि ये व्हाइट बोर्ड भी क्या है, एक सब्जेक्ट है। हमारे हाथ में मार्कर है, अब हम आपसे पूछेंगे कि ये मार्कर सब्जेक्ट है, तो आप बोलेंगे यस सर ये सब्जेक्ट है। कैसे है, क्योंकि ये एक नॉन लिविंग सब्जेक्ट है। समझ में आ रहा है। हम लोग को शुरू से क्या सिखाया गया था कि काम करने वाले को सब्जेक्ट करते हैं, नहीं ऐसा नहीं है। सिर्फ काम करने वाले को सब्जेक्ट नहीं करते हैं, जो काम नहीं करता है उसे भी सब्जेक्ट करते हैं। लेकिन वो कौन सा सब्जेक्ट होता है, तो वो नॉन लिविंग सब्जेक्ट होता है, वो नॉन डूअर सब्जेक्ट होता है। और हम आप क्या है, हम लोग लिविंग सब्जेक्ट है, हम लोग डूअर सब्जेक्ट है। समझ में आ रहा है। तो हमको यहाँ पे दो बातें समझ में आ गई। अब यहीं से आप एक नई चीज को सीखिएगा। अब यहाँ से आप नई चीज को क्या सीखिएगा, जैसे आपने बोला कि जो लिविंग होता है, यानी कि हम और आप क्या है, लिविंग है। तो जब हम और आप कोई काम करते हैं, तो हम और आप जब काम करते हैं तो वहां से किसका जन्म होता है, वहां से जन्म होता है किसका, वहां से जन्म होता है टेंस का। ठीक है, पहचानना सीखिए कि टेंस का जन्म कहाँ से हुआ। टेंस का जन्म कहाँ से होता है कि अब अच्छा आपको हमने बोला कि ठीक है, आप कैसे पहचानेंगे कि कोई ऐसा सेंटेंस जो है वो टेंस का है। क्योंकि हर सेंटेंस तो टेंस का नहीं ना होता है। कुछ कुछ सेंटेंस होते हैं जो टेंस के होते हैं, कुछ पैसिव वॉइस के सेंटेंस होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं। तो वो चीज हमको समझना है कि जब कोई व्यक्ति, यानी कि जब कोई लिविंग पर्सन कोई काम करता है तो वहां से टेंस का जन्म होता है। जैसे पढ़ाता मैं हूं, यानी कि मैं पढ़ाता हूं, तो ये क्या है, टेंस है। आप पढ़ते हैं, ये टेंस है, क्योंकि पढ़ने का काम आप करते हैं, क्योंकि आप एक लिविंग सब्जेक्ट है, तो इसलिए आप काम करते हैं, तो वो क्या हुआ, टेंस हुआ। मैं काम करता हूं तो टेंस हुआ। कुत्ता भौंकता है तो वो टेंस हुआ। चिड़िया उड़ती है वो टेंस हुआ। क्यों, क्योंकि चिड़िया खुद उड़ती है, कुत्ता खुद भौंकता है। ठीक है, हम लोग खुद पढ़ते हैं, हम लोग खुद सोते हैं। तो जो भी लिविंग पर्सन जो होता है वो खुद से काम करता है सारा काम। और जब कोई लिविंग पर्सन काम करता है तो वहां से टेंस का जन्म होता है। और टेंस को हम क्या बोलते हैं, एक्टिव वॉइस। क्या बोलते हैं, एक्टिव वॉइस। ठीक है, टेंस को ही क्या बोलते हैं, एक्टिव वॉइस। और एक्टिव वॉइस के ही 5 रूप होते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं V1, V2, V3, V4 और V5। ठीक है, यहां तक आपको बात समझ में आ गया होगा कि जब कोई लिविंग पर्सन काम करता है तो टेंस का जन्म होता है। टेंस को ही हम एक्टिव वॉइस कहते हैं। और एक्टिव वॉइस के ही 5 रूप होते हैं, यानी कि जो एक्टिव वॉइस होता है उसे ही हम क्या बोलते हैं, वर्ब बोलते हैं। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, वर्ब बोलते हैं। और वर्ब को ही एक्टिव वॉइस बोलते हैं, एक्टिव वॉइस को ही टेंस बोलते हैं। यानी कि तीनों चीज एक ही है, कोई भी चीज अलग नहीं है। ठीक है, यहाँ पे हमको इस बात को थोड़ा सा समझना है। ठीक, अब यहाँ पे बात आ गई, तो हमने जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखा, हमने क्या बोला, यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल लिखा, हमने बोला आई गो, तो मैं जाता हूँ। तो जाने का काम कौन करता है,
ये एक लिविंग सब्जेक्ट है, आई यानी कि मैं, तो मैं क्या है, एक लिविंग सब्जेक्ट है, एक डूअर है, और जाने का काम ये मैं करता है, तो ये क्या है, ये टेंस है। अब ये कौन सा टेंस है ये नहीं समझना है हमको, सिर्फ इतना समझ में आ गया कि टेंस है। हमने बोला कि राम पटना जाता है, या राम पटना गया, ठीक है, या राम पटना जा चुका है, कुछ भी आपने बोला तो क्या है कि राम ने काम तो किया ना, राम ने क्या किया, राम ने काम तो किया, तो वहां पे वो जो राम ने जो काम किया तो वो सेंटेंस क्या हो गया, वो एक टेंस का सेंटेंस हो गया। इस बात को आपको समझना है, ठीक है। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा इस वाले को भी समझते हैं। यहाँ तो आपको समझ में आ गया होगा कि भाई जब कोई लिविंग पर्सन काम करता है तो टेंस का जन्म होता है। टेंस का मतलब ही एक्टिव वॉइस होता है, और टेंस का मतलब ही वर्ब होता है, और वर्ब के ही 5 रूप होते हैं, और एक्टिव वॉइस के ही 5 रूप होते हैं। एक्टिव का मतलब क्या होता है, सक्रिय। तो सक्रिय मतलब क्या होता है, जो आदमी जो जीवित होता है वही तो सक्रिय होगा, वही तो एक्टिव होगा। तो एक्टिव के द्वारा जब कोई काम किया जाता है तो उसे ही हम बोलते हैं क्या, एक्टिव वॉइस, उसे ही हम बोलते हैं टेंस। टेंस का मतलब क्या होता है, देखिए टेंस का मतलब क्या होता है, वर्ब, और वर्ब की हिंदी क्या होती है, काम। तो जब कोई काम करता है तो काम कौन करेगा, जो जीवित होगा वही ना काम करेगा, और जब कोई जीवित व्यक्ति काम करेगा तो टेंस का जन्म होगा। टेंस को ही एक्टिव वॉइस कहेंगे, एक्टिव वॉइस को ही वर्ब कहेंगे, वर्ब को ही 5 रूप है। यानी कि काम आप कान को जिस तरीके से घुमा के पकड़ना चाहते हैं पकड़ लीजिए, सबकी जगह पे एक ही जगह आ जाएगा, ठीक है, सिंपल सी बात है। अब यहाँ पे आते हैं हम अपने दूसरे भाग पे। सब्जेक्ट का पहला भाग तो समझ लिया, अब तो आप पहचान जाएंगे कि भाई ये जो सेंटेंस है वो टेंस का है। अब जो दूसरा कोई सेंटेंस होगा वो कैसे पहचानेंगे उसका मतलब अब यहाँ पे समझते हैं। तो हमने बोला कि एक सब्जेक्ट लिविंग होता है, ये समझ में आ गया, और जो नॉन लिविंग होता है वो क्या होता है, जैसे आप हम लोग जैसे जीवित है, अब आप अपने रूम में बैठे हैं, आपको इंसान को छोड़ के, जिसके अंदर में जो जीवित व्यक्ति है उसको छोड़ के जो भी चीज आपको दिखाई दे रहा है वो सब क्या है, वो सब कुछ नॉन लिविंग है। ये बोर्ड, दीवार, कैमरा, मोबाइल फोन, चार्जर, घड़ी, टी शर्ट, ये सब क्या है, ये सब कुछ क्या है, ये सब कुछ आपका क्या है, ये सब कुछ नॉन लिविंग सब्जेक्ट है, ये नॉन डूअर है, ये काम खुद नहीं कर सकता है। तो याद रखिए, नॉन लिविंग सब्जेक्ट पे, नॉन डूअर सब्जेक्ट पे कभी भी काम ये खुद नहीं करते, इनके ऊपर काम किया जाता है। और जब इनके ऊपर काम किया जाता है तो यहां से जन्म होता है पैसिव वॉइस का। किसका जन्म होता है, पैसिव वॉइस का, ठीक है। जैसे आपने बोला कि ये क्या है, ये एक मार्कर है, मार्कर टूट जाती है, तो क्या मार्कर खुद से टूट जाती है, नहीं, मार्कर को तोड़ा जाता है, किसके द्वारा, लिविंग सब्जेक्ट के द्वारा तोड़ा जाता है, मार्कर खुद नहीं टूटता है। तो जब कोई काम खुद से करता है लिविंग सब्जेक्ट तो वो टेंस कहलाता है, लेकिन मार्कर तो खुद से नहीं टूटता है, तो मार्कर को तोड़ा जाता है, तो इसका मतलब क्या है, मार्कर टूट जाता है। तो ये सेंटेंस क्या है, ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। और मैं मार्कर तोड़ता हूं तो ये टेंस का सेंटेंस है। आपने बोला सब्जी बिकती है, तो क्या सब्जी खुद से बिकती है, मार्केट में जाके सब्जी खुद से बोलती है कि मैं 5 रुपए किलो हूं, मैं 20 रुपए किलो हूं, मैं 50 रुपए किलो हूं, नहीं। आलू प्याज खुद से नहीं बोलता, आलू प्याज को बेचने के लिए आदमी होता है जो बताता है कि इस सब्जी का इतना रेट है, ये आलू इतने रुपए किलो है, ये टमाटर इतने रुपए किलो है, प्याज इतने रुपए किलो है, भिंडी इतने रुपए किलो है। तो वो कोई दूसरा आदमी सब्जी को क्या करता है, बेचता है। तो सब्जी बिकती तो है लेकिन सब्जी खुद से नहीं बिकती, सब्जी को बेचा जाता है। तो जिसे जो काम खुद से करता है तो वो लिविंग करता है, और जब लिविंग किसी दूसरे के ऊपर काम करता है, यानी कि सब्जी खुद से नहीं बिकेगी, सब्जी को बेचा जाता है। आप बोलेंगे कि सड़क बनती है, तो सड़क बनती है तो इसका मतलब क्या है कि सड़क खुद से बन जाती है, नहीं, सड़क को लोगों के द्वारा बनाया जाता है। तो इसका मतलब सड़क बनती है, ये क्या है, ये एक पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। और हम लोग सड़क बनाते हैं तो ये एक टेंस का सेंटेंस है। तो जब आप काम खुद से करेंगे तो टेंस कहलाएगा, और जब कोई दूसरे व्यक्ति के ऊपर काम किया जाएगा, दूसरे चीजों के ऊपर काम किया जाएगा तो वो पैसिव वॉइस होगा। आपने बोला व्हाइट बोर्ड बनता है, तो क्या व्हाइट बोर्ड खुद से बनता है, नहीं, व्हाइट बोर्ड खुद से नहीं बनता है। तो इसका मतलब व्हाइट बोर्ड बनता है, ये क्या है, ये एक पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। आपने बोला कि मैं व्हाइट बोर्ड को बनाता हूं, तो काम आपने किया, तो ये टेंस का सेंटेंस है। आपने बोला व्हाइट बोर्ड बिकता है, तो व्हाइट बोर्ड खुद से बिकता है, नहीं, व्हाइट बोर्ड को बेचा जाता है, पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। आपने बोला राम व्हाइट बोर्ड बेचता है, तो बेचने का काम राम करता है, इसका मतलब वो टेंस का सेंटेंस है। यही चीज समझना है, जब लिविंग पर्सन खुद से काम करेगा तो टेंस होगा, और जब कोई निर्जीव चीजों पे काम होगा तो वहां से पैसिव वॉइस का जन्म होगा। समझ में आ रहा है, यहाँ तक आपको बात समझ में आ गया होगा कि ये सब्जेक्ट है। कैसे हम सब्जेक्ट को पहचानते हैं, देखिए सब्जेक्ट का मतलब भी क्या होता है, नाउन। सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, नाउन। तो अब हम आपको बोलेंगे कि एक काम करिए, आप कैसे जानेंगे कि कोई जो है नाउन है या कोई सब्जेक्ट है। तो याद रखिए,
जैसे आपने यहाँ पे बोला आप आंख को बंद कर दीजिए, आप आंख को बंद करिए और आंख खोलने के बाद आपको जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वो सब कुछ क्या है, वो सब कुछ आपका सब्जेक्ट है। क्यों? हम लोग जिस चीज को देख सकते हैं, जिससे हम छू सकते हैं, जिसे हम देख सकते हैं, जिससे हम छू सकते हैं, जिसका कुछ नाम होता है, जिसका नाम लेते दिमाग में फोटो बन जाती है, वो सब कुछ क्या है, वो सब कुछ नाउन होता है। और नाउन का मतलब ही सब्जेक्ट होता है। ये चीज भी हम आपको बताएंगे, चाहे बताएंगे कि अभी हम आपको बता ही देते हैं, ठीक है। बताने का मतलब नहीं है, हम अभी ही आपको बता देते हैं, ठीक है, कि भाई ये आप कैसे जानेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हमको क्या करना है, यहाँ तक तो आपको बात समझ में आ गई, इसको हम थोड़ा सा और डीप में लेके जाएंगे, बट थोड़ा सा हम आपको और एक चीज बता देते हैं, ठीक है। हमने यहाँ पे एक सेंटेंस, एक लाइन लिखी है कि हम यहाँ पे बोलेंगे, एक लाइन हम यहाँ पे बोलेंगे कि व्हाट आर द what are the essential things for being a subject, ठीक है। what are the essential things for being a subject, यानी कि सब्जेक्ट होने के लिए जरूरी चीज क्या होती है, ये चीज हमको समझना है। तो हम यहाँ पे बोलेंगे, ठीक है, सब्जेक्ट, हमने यहाँ पे लिखा सब्जेक्ट। अब हम यहाँ पे सब्जेक्ट को लिखेंगे और उसके बाद अब यहाँ पे पता लगाएंगे कि सब्जेक्ट होने के लिए आपको जरूरी चीजें क्या होती है। तो सब्जेक्ट होने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए एक नाउन, ठीक है। सब्जेक्ट होने के लिए आपको चाहिए एक प्रोनाउन, क्या चाहिए, एक प्रोनाउन चाहिए। सब्जेक्ट होने के लिए आपको चाहिए एक, सॉरी इसको यहाँ पे एक काम करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं सेंटर में, ठीक है, क्योंकि जगह हमारे पास में ऑलरेडी है। तो प्रोनाउन चाहिए और सब्जेक्ट होने के लिए 3 नंबर पे आपको चाहिए नाउन इक्विवेलेंट। क्या चाहिए? नाउन इक्विवेलेंट, नाउन इक्विवेलेंट, ठीक है। यानी कि सब्जेक्ट होने के लिए 3 चीज चाहिए, नाउन, प्रोनाउन और नाउन इक्विवेलेंट। अब ये नाउन क्या होता है? नाउन का मतलब क्या होता है कि जो दिखाई दे, जो दिखाई दे उसे क्या कहेंगे? नाउन कहेंगे। प्रोनाउन किसे कहेंगे? तो जो दिखाई ना दे, जो दिखाई ना दे पर होता है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। और नाउन इक्विवेलेंट किसे कहते हैं? नाउन इक्विवेलेंट का मतलब होता है जो नाउन होता नहीं है पर नाउन के समान काम करता है, जो नाउन होता नहीं है पर नाउन के समान काम करता है, तो उसे हम नाउन इक्विवेलेंट कहते हैं। थोड़ा सा इसको डीप में जाके और समझते हैं एग्जांपल के माध्यम से कि नाउन किसे कहते हैं। सबसे पहले तो हमने समझा कि सब्जेक्ट होने के लिए 3 चीज चाहिए, नाउन, प्रोनाउन और नाउन इक्विवेलेंट। अब नाउन किसे कहते हैं कि जो दिखाई देता है वो नाउन होता है। हमने बोला कि आंख बंद करिए और आंख खोलिए, आंख खोलने के बाद जो कुछ भी आपके आंखों से दिखाई दे रहा है, तो जिस चीज को आप देख सकते हैं उससे आप छू भी सकते हैं, और जिसे आप छू सकते हैं, देख सकते हैं, उसका कुछ ना कुछ तो नाम होगा। नाम भले ही आपको उस समय पता ना हो, लेकिन उसका नाम तो होगा, आप पता लगा सकते हैं। और जिसका नाम लेते दिमाग में फोटो बन जाती है, तो वो सब कुछ क्या होता है? वो सब कुछ नाउन होता है। तो इसका सिंपल सा मतलब है कि जो कुछ आपको दिखाई दे गया वो नाउन होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप बोल सकते हैं अ बॉय इज गुड, अ बॉय इज गुड, आपने बोला अ पेन इज गुड, ठीक है। आपने यहाँ पे 2 बातें बोल दी, अ बॉय इज गुड, अ पेन इज गुड। तो लड़का और पेन आपको दिखाई दिया कि नहीं दिया? दिखाई दिया ना, तो ये नाउन है, ठीक है। मैं क्या हूं? मैं नाउन हूं। आप क्या है? नाउन है। ये व्हाइट बोर्ड क्या है? नाउन है। जो कुछ भी आपको दिखाई दिया वो सब कुछ क्या है? नाउन है। तो जो दिखाई दे वो नाउन होता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोगों ने देखिए, किताब में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि जो नाउन के बदले में इस्तेमाल होता है उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। तो ऐसा नहीं है, फिर आप धोखे में है। हमने यहाँ पे बोला कि जो दिखाई ना दे पर होता है वो नाउन, प्रोनाउन होता है। क्यों? अब यहाँ पे देखिए कि जस्ट लाइक मान लीजिए कि ये नाउन है और प्रोनाउन में भी नाउन की झलक है, प्रो प्लस नाउन इक्वल टू प्रोनाउन। तो इसका मतलब क्या है कि जो दिखाई देता है वो तो नाउन होता है, लेकिन जो दिखाई ना दे पर होता है, इसका मतलब क्या होगा? जैसे जस्ट लाइक मान लीजिए कि अभी आप अपने रूम में, ठीक है, आपका रूम का दरवाजा लॉक है, ठीक। अब कोई व्यक्ति आएगा आपके दरवाजे पे, इस तरीके से खटखटाएगा,
खटखटाया उसने दरवाजा और आप अपने रूम में हैं और आपका दरवाजा लॉक है, तो अब इसका मतलब क्या है कि आपके दरवाजे पे कोई व्यक्ति है जो आपको दिखाई नहीं दिया, लेकिन आपको इतना तो पता चल गया ना कि कोई व्यक्ति आपके दरवाजे पे है। तो क्या वो व्यक्ति आपको दिखाई दे रहा है? तो जवाब आएगा नहीं। लेकिन क्या वो आपके दरवाजे पे है कि नहीं है? तो है। तो इसका मतलब क्या है कि जो दिखाई ना दे पर होता है तो वो प्रोनाउन होता है। क्यों? क्योंकि अगर आप उसको देख लेंगे तो आप पहचान जाएंगे कि भाई वो व्यक्ति कौन है। हम समझ में आ रहा है? तो जब वो जैसे ही दिखाई दे जाएगा तो उसको पहचान जाएंगे। तो जिसे पहचानते हैं उसे नाउन कहते हैं, जिसे पहचानते नहीं है उसे प्रोनाउन कहते हैं। क्यों नहीं पहचानते? क्योंकि हम उसे देखते नहीं है। ठीक है, आपने बोला। अब इसको एग्जाम्पल से भी समझते हैं। इसको थोड़ा सा मिटा दें। आप लोग एग्जाम्पल स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, एग्जाम्पल लिखने के लिए क्या जगह चाहिए और नीचे में ज्यादा जगह है नहीं। ठीक है, अब जैसे आपने यहाँ पे एक एग्जाम्पल बोला, आपने बोला वॉट इज गुड, क्या अच्छा है। अब यहाँ पे कोई जो है नाउन के बदले में वॉट आया है? नहीं आया है। आपको पता है क्या अच्छा है। इसका मतलब क्या है? क्या अच्छा, आपको क्या तो पता ही नहीं कि अच्छा क्या है, लेकिन कुछ ना कुछ तो अच्छा है। आपने यहाँ पे बोला कि सम वन इज गुड, कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति है जो अच्छा है, लेकिन कौन है सो पता आपको नहीं है। ठीक है, आपने यहाँ पे बोला हु इज गुड, कौन अच्छा है। ठीक है, यहाँ पे बात को समझिए, कौन अच्छा है। ठीक है, ये भी बात आपको नहीं पता है कि भाई कौन है, राम है, श्याम है, सीता है, गीता, आपको पता नहीं है। ये आप सीधे बोले कौन अच्छा है, लेकिन कोई ना कोई तो अच्छा होगा, इसलिए तो आपने पूछा कि कौन अच्छा है। ठीक है, अब यहाँ पे आपने 4 नंबर में बोला ही इज गुड, ही इज गुड। ठीक है, वह अच्छा है। आप बोल सकते हैं सी इज गुड, वह अच्छी है, लेकिन वह जो अच्छा है या वह अच्छी है तो वो कौन है, उसका नाम पता है? जवाब आएगा नहीं। अगर नाम पता होता तो आप ही और सी नहीं बोलते। इसका मतलब क्या है कि वो दिखाई नहीं दिया आपको, इसलिए आपने पहचाना नहीं, इसलिए आपने सिर्फ बोला कि वह अच्छा है, वह अच्छी है। वो कौन अच्छा है, क्या अच्छा है, कहाँ पे अच्छा है, कैसे अच्छा है। ठीक है, ये सब चीज क्या है, ये सब कुछ जिसे आप बोल सकते हैं WH वर्ड। क्या बोल सकते हैं? WH वर्ड जो भी होता है ना, वो सब कुछ क्या होता है? वो सब कुछ प्रोनाउन होता है। आपने बोला हु इज गुड, वेयर इज गुड, हाउ इज गुड, आपने बोला व्हाट इज गुड, आपने बोला व्हाई इज गुड, क्यों अच्छा है, कैसे अच्छा है, कहाँ अच्छा है। ठीक है, क्या अच्छा है। ठीक है, क्यों अच्छा है, ये सब चीज आप पूछ सकते हैं। ही सी, ये सब क्या, ये सब कुछ प्रोनाउन है। तो हमको ये समझ में आएगा कि जो दिखाई दे वो नाउन होता है, जो दिखाई ना दे पर होता है वो प्रोनाउन होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम समझते हैं कि नाउन इक्विवेलेंट क्या होता है। तो नाउन इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है कि जो नाउन होता नहीं है पर नाउन के समान काम करता है। तो अब हम क्या करते हैं, इसको मिटाते हैं। इसको हमने जब मिटाया तो हमने बोला कि नाउन इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है कि जो दिखाई ना दे पर होता है वो नहीं, सॉरी सॉरी, तो जो नाउन होता नहीं है लेकिन नाउन के समान काम करता है तो उसे हम नाउन इक्विवेलेंट करते हैं। और नाउन इक्विवेलेंट से दो चीजों का जन्म होता है। पहला पहला किसका जन्म होता है? पहला आपका जन्म होता है किसका? जेरंड का। किसका जन्म होता है? जेरंड का। ठीक है, तो जेरंड का फॉर्मूला क्या होता है ये भी हम आपको पहले यहाँ पे लिख देते हैं। तो जेरंड का मतलब ये हुआ कि आप बोल सकते हैं V1 प्लस ING। ठीक है, V1 प्लस ING यानी कि आप शॉर्ट में बोल सकते हैं V4। ठीक है, यानी कि एज ए सब्जेक्ट के तौर पे काम करेगा। जैसे आपने यहाँ पे, एक सेकेंड, इसका एग्जाम्पल भी हम लिख देते हैं। जैसे आपने यहाँ पे बोला वॉक, क्या बोला? वॉक। तो वॉक क्या है? V1 है, आपने इसमें ING लगा दिया। वॉकिंग इज गुड, वॉकिंग इज गुड। तो ये क्या है? ये जो वॉकिंग हो गया ये आपका क्या हो गया? ये नाउन हो गया। ठीक है, लेकिन असल में क्या, आप वॉक का मतलब टहलना होता है, ये तो एक वर्ब है। वॉकिंग का मतलब टहल रहा है, ये एक वर्ब है। लेकिन आपने बोला कि वॉकिंग इज गुड, टहलना अच्छा है, यानी कि ये एक जो ये वर्ड लिखा हुआ है ना, ये वर्ड असल मायने में देखिएगा तो ये एक वर्ब है, लेकिन ये वर्ब होते हुए भी नाउन के समान काम कर रहा है। तो हमने यही बोला कि जो नाउन होता नहीं है लेकिन नाउन के समान काम करता है तो हम उसे क्या बोलते हैं? हम उसे नाउन इक्विवेलेंट कहते हैं। तो नाउन इक्विवेलेंट का पहला पार्ट होता है जीरंड। तो जीरंड को पहचानने का तरीका क्या होता है? जीरंड को पहचानने का तरीका होता है कि सेंटेंस की जो शुरुआत होती है वो किसी वर्ब से होती है, और वो वर्ब जो है उस समय वर्ब की तरह काम नहीं करता है, वो एक नाउन की तरह काम करता है। यानी कि नाउन यानी कि सब्जेक्ट की तरह काम करता है, लेकिन वो सब्जेक्ट यानी कि वो एक सब्जेक्ट होता नहीं है, सिर्फ सब्जेक्ट की तरह काम करता है। नाउन होता नहीं है लेकिन नाउन के समान काम करता है। वॉकिंग इज गुड यानी कि टहलना अच्छा है। ठीक है, ठीक। उसके बाद हमने यहाँ पे 2 नंबर पे बोला कि अब हम यहाँ से देखेंगे कि नाउन इक्विवेलेंट से किसी एक और चीज का जन्म होता है जिसको हम लोग बोलते हैं इन्फिनिटिव। क्या बोलते हैं? इनफिनिटिव। ठीक है,
इन्फिनिटिव्स। अब इन्फिनिटिव्स को बनाने का क्या तरीका है, तो हम बोल सकते हैं 2 प्लस V1, 2 प्लस V1। अब 2 प्लस V1 से कैसे हम कोई सेंटेंस बनाएंगे, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं टू वॉक इज गुड, टू वॉक इज गुड। तो अब यहाँ पे देखिए ये टू वॉक क्या है, ये एक असल मायने में देखिएगा तो एक वर्ब है, लेकिन ये वर्ब जो है अभी नाउन के समान काम कर रहा है। नाउन मतलब कि सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है तो एक क्या वर्ब, लेकिन अभी काम कर रहा है नाउन और सब्जेक्ट की तरह। तो यही हमने बोला कि जो नाउन होता नहीं है लेकिन नाउन के समान काम करता है तो उसे हम नाउन इक्विवेलेंट बोलते हैं। और नाउन इक्विवेलेंट के दो भाग होते हैं, जेरंड और इन्फिनेटिव। कहने का सेंस ये है कि सब्जेक्ट होने के लिए नाउन चाहिए, प्रोनाउन चाहिए। नाउन इक्विवेलेंट के दो भाग जिसमें जेरंड होता है और इन्फिनेटिव होता है, इन सबको मिला के एक सब्जेक्ट बनता है। समझ में आ रहा है? हम लोग को हर चीज में अलग अलग चीज बताई जाए कि नाउन अलग है, प्रोनाउन अलग है, जेरंड का अलग चैप्टर है, इन्फिनेटिव का अलग चैप्टर है। ठीक है, अरे भैया समझिए कि जेरंड हो या इन्फिनेटिव हो या प्रोनाउन हो या नाउन हो, सब कुछ एक ही जगह से आया है और सबको मिला के एक सब्जेक्ट बनता है। तो याद रखिएगा आज के बाद से, प्रोनाउन का मतलब सब्जेक्ट होता है, नाउन का मतलब सब्जेक्ट होता है, जेरंड का मतलब सब्जेक्ट होता है, इन्फिनेटिव का मतलब सब्जेक्ट होता है, क्योंकि इन सबको मिला के ही सब्जेक्ट बनता है। ठीक है, ये चीज समझने की जरूरत है आप लोगों को। ठीक है, तो हमको अभी तक क्या समझ में आया कि भाई हमने सबसे पहले देखा कि एसवीओ क्या होता है, हमने उसके पूरे स्ट्रक्चर को लिखा। फिर उसके बाद हमने देखा कि भाई सब्जेक्ट कितने भागों में बांटा, पहले हमने दो भागों में बांटा, एक लिविंग में बांटा, एक नॉन लिविंग में बांटा। हमको समझ में ये आया कि जब हम लिविंग को पढ़ते हैं तो लिविंग जब कोई काम करता है तो टेंस का जन्म होता है। ठीक है, और टेंस का ही मतलब एक्टिव वॉइस होता है और एक्टिव वॉइस का मतलब ही वर्ब होता है। ठीक है, फिर हमने पढ़ा कि नॉन लिविंग क्या होता है, तो नॉन लिविंग कोई काम खुद करता नहीं है, उसके ऊपर काम किया जाता है। तो जब कोई नॉन लिविंग के ऊपर काम होता है तो पैसिव वॉइस का जन्म होता है, और जब कोई लिविंग काम करता है तो टेंस का जन्म होता है। फिर हमने यहाँ पे देखा कि भाई सब्जेक्ट होने के लिए क्या चाहिए, तो सब्जेक्ट होने के लिए नाउन, प्रोनाउन और नाउन इक्विवेलेंट चाहिए। नाउन इक्विवेलेंट के भी दो भाग होते हैं, जेरंड और इन्फिनेटिव। तो हमको ये भी तो समझ में आ गया कि जेरंड क्या होता है, इन्फिनेटिव क्या होता है, जेरंड इन्फिनेटिव आया कहाँ से, नाउन कहाँ से आया, प्रोनाउन कहाँ से आया, ये सब कुछ हमको पता चल गया। ठीक है, अभी हमारा वर्ब का भाग बचा हुआ है, तो जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो वर्ब के ऊपर में आएगी। ये वीडियो आपको कैसी लगी आप लोग कमेंट करके बताएंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, साथ में लोगों के साथ में शेयर भी करें। आपके जैसे जितने भी लोग अंग्रेजी सीखना चाहते हैं लोगों की मदद करिए, क्योंकि ये जो बैच है ये एक फाउंडेशन का बैच है। और हाँ, सबसे बड़ी बात क्या है कि अगर आप लोग चाहते हैं मुझसे पर्सनली इंग्लिश का मतलब क्लास करना हमारे साथ में, तो हमारा क्या है कि एक लाइव प्लस रिकॉर्डर दोनों चलता है एक ही साथ में, आप वो भी कर सकते हैं। इसके ज्यादा जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं और मुझसे पर्सनली बात करके हमारे कोर्स में ज्वाइन हो सकते हैं और अपनी इंग्लिश की जर्नी को आगे बढ़ा सकते हैं। चलिए, चैनल पे अगर पहली बार है तो चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब कर ले, ताकि इसी तरीके की वीडियो आपको मिलती रहे। अगला जो हमारा वीडियो होगा वो होगा वर्ब के ऊपर, फिर हम लोग उसके ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, टाइम सब कुछ को पढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।